Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about fiscal policy, including these contents: objective, introduction, concept, objectives of fiscal policy, types of fiscal policy, instruments and their reforms। इस सिंगल वीडियो में आपका फुल चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि आपने जो भी क्वेश्चन लिखना है उसमें क्या डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली ये पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। तो इसमें ये बताया है कि हमने जो इकोनॉमी को रेगुलेट कैसे करना है फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके, एंड जो इन्फ्लेशन है वो कैसे कंट्रोल की जाती है फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके, गवर्नमेंट कैसे अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करती है। कंसेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जो इनकम और एक्सपेंडिचर को देखती है गवर्नमेंट के, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके या फिर इकोनॉमी को रेगुलेट किया जा सके। तो दिस इज़ फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के 2-3 और पॉइंट्स होते हैं कि जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट देखना, और कह सकते हो पॉवर्टी देखना, इन्फ्लेशन देखना। ये रोल प्ले करती है चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहाँ पे एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी के तौर पे ये यूज़ करी जाती है एज़ कम्पेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने टैक्स कहाँ से लेना है और कहाँ पे लगाना है। ठीक है, वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे मैनेज करती है। मेजर टूल्स कौन से हैं फिस्कल पॉलिसी के? टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो जो इसके टूल्स हैं वो हेल्प करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रमोट ग्रोथ। ठीक है, और कह सकते हैं इकोनॉमिक प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम फर्दर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव of fiscal policy. So these are all objectives of fiscal policy. First is full employment, means ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे जो लेबर रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ किए जाएं इन एफिशिएंट वे में। फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे लैक ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है, यानी कि वो कंट्री जो अभी डेवलप हो ही रही है। ठीक है, वहाँ पे ये रोल प्ले करता है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ ना कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, चाहे वो 2 to 3% ही क्यों ना हो। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो उससे यहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से यहाँ पे होता है। यानी कि डेवलपमेंट कहाँ से शो होती है कि आपकी कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। और ऐसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनके इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एक डायरेक्शन देते हैं इस मोटिव को पूरा करने के लिए, इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाने के लिए या फिर डेवलपमेंट लाने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। सो प्राइस स्टेबिलिटी में ये होता है कि प्राइस पे फोकस करना, यानी कि वो ज़्यादा भी ना बढ़े और थोड़ा बहुत बढ़े, यानी कि इतना ना बढ़े कि इकोनॉमी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए। ठीक है, और जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़, जब डेवलप कर रहा होता है तो उस केस में इन्फ्लेशन आती है एंड दिस इज़ परमानेंट फिनोमिना, जिसके कारण प्राइजेस राइज हो जाते हैं। अब जब इनकम राइज होती है तो उस केस में जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। मतलब आप मार्केट में जा रहे हो तो यहाँ पे इनकम बढ़ी हुई है पर्सन की, तो उस केस में आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिस चीज़ के लिए आप डिमांड कर रहे हो। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और आपकी इनकम बढ़ी हुई है। तो ये बताया गया है इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग इकोनॉमी। फिस्कल का एम क्या होता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को मेंटेन करके रखे, या कह सकते हो कि इसे इंक्रीज़ करें। और ये इंक्रीज़ कैसे हो सकता है? जब वो इकोनॉमी स्टेबल होगी। अगर वो स्टेबल ही नहीं है, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट बढ़ा हुआ है, तो फिर भी वो उस अपने एम्स को अचीव नहीं कर सकती। स्टेबल मीन्स वो मेंटेन रहे आगे तक। ठीक है, जो उसका रेट है। उसके बाद है कि कुछ मेजर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि ये तीनों एडवर्सली अफेक्ट ना हो जाएं। ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और ये हेल्प करता है, अगर आप इकोनॉमी को प्रमोट करते हो तो वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एक्सेलरेट करने में भी हेल्प करता है।
Fourth point is optimum allocation of resources. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो फिजिकल मेजर्स हैं जैसे हमने पहले पढ़ा, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये हेल्प करते हैं कि जो एलोकेट किए जा रहे हैं रिसोर्सेज वो प्रॉपरली हों, प्रॉपरली यूटिलाइज किए जाएं। जैसे हमें पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम लो होती, तो गवर्नमेंट उस केस में पुश कर सकती है उस ग्रोथ को थ्रू फिजिकल मेजर्स से। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स यूज़ करके वो इन्फ्लुएंस कर सकती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन यहाँ पे टैक्स एग्जाम्पशन और टैक्स कंसेशंस भी बताए गए हैं कि ये भी एक रोल प्ले करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करने के लिए। टैक्स एग्जाम्पशन मीन्स आपको टैक्स देना ही नहीं है, टैक्स कंसेशंस मीन्स आपको कम रेट पे टैक्स देना है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एम्फसाइज करता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम पे और वेल्थ पे। हमें पता है जैसे प्राइवेट सेक्टर आया तो उस केस में उन्होंने सारी ही मार्केट को डोमिनेट कर लिया, मतलब अपने अंडर ले लिया कह सकते हो, और यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आ गई। तो इसको स्टेबल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सूटेबल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिवाइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सिक्स्थ पॉइंट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि टैक्स के बेसिस पे भी लिए जाते हैं, जैसे जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स भरेगा एंड जिसकी इनकम कम है वो कम भरेगा या ना के बराबर भी भर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप रिड्यूस कर रहे हो इनइक्वालिटीज़ को गवर्नमेंट पे, और ये हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प करती है फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूशन में। देन ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, हमें पता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मेजर होता है ऑफ फिस्कल पॉलिसी का, वो फर्दर ह्यूमन कैपिटल में हेल्प करता है ताकि जो एक पॉजिटिव इफेक्ट मिले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ रिमूव करी जाएं, यानी कि कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अपर इनकम ग्रुप में आता है चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में यही बताया गया है कि जो महंगी आइटम्स हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है वो ज़्यादा महंगी आइटम्स खरीदता है तो वो टैक्स ज़्यादा पे करेंगे टेक्निकली। सेवेंथ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो इकॉनमी है उसमें स्टेबिलिटी रहती नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कभी बूम आता है कभी डिप्रेशन आता है, एंड इन फ्लक्चुएशंस को हम कम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हम पूरी तरीके से यहाँ से गायब नहीं कर सकते। इन्हें फ्लक्चुएशंस को कम करने का तरीका क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाना या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना। एंड जो फिस्कल पॉलिसी है वो हेल्प करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इन द फेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इस पॉइंट में एक और मेन पॉइंट है कि जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यूज़ करनी है, उनका टाइम क्या होना चाहिए, जब वहाँ पे बूम आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यूज़ करी जाएंगी। एंड अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है, वो क्यों हो रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस से हो रही है, तो उस केस में हम फिस्कल पॉलिसी नहीं यूज़ करेंगे, रैदर कि हम टैरिफ पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे। तो दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। वी हैव 3 टाइप्स: न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी तब यूज़ करी जाती है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हैं वो टैक्सेशन के इक्वल हो और टैक्सेशन स्पेंडिंग्स के इक्वल हो, तब ये यूज़ करी जाती है। एंड यहाँ पे जो कंज्यूमर है कोई इफ़ेक्ट ना हो उस पर, जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं बाय गवर्नमेंट और वेलफेयर स्पेंडिंग्स हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये पॉलिसी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। जब यहाँ पे रिसेशन आता है या अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी ये वाली यूज़ करी जाती है। एंड इट लेड्स टू गवर्नमेंट लोअरिंग टैक्सेस कम करने के लिए एंड स्पेंडिंग मोर। इस पॉलिसी में ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो भी कम ना हो। इसका बेसिक मोटिव क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। थर्ड इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। पहले जो है एक्सपेंशनरी में टैक्सेस को कम किया जा रहा था, स्पेंडिंग्स को ज़्यादा किया जा रहा था, ये उसकी उल्ट है, यानी कि इसमें टैक्सेस ज़्यादा करेंगे और स्पेंडिंग्स कम कर दी जाएंगी।
जैसे यहाँ पे शो किया जा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड भी यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे AD1 थी बट अब AD2 हो गई। एंड अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे क्या कहते हैं, राइट साइड जा रही थी एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए, तो ये भी फिजिकल पॉलिसी बताती है हमें। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज, ट्रांसफ़र पेमेंट, सैलरीज एंड सोशल सर्विस बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स कहाँ कहाँ लगाना है, टैक्स कैसे डिटरमाइन करना है, तो ये भी यहाँ से फिजिकल पॉलिसी से पता लग जाता है गवर्नमेंट को। जैसे हमने पहले टाइप्स में पढ़ा है कि एक्सपेंशनरी में टैक्सेस को कम करते हैं और उसके बाद कंट्रैक्शनरी में उस टैक्सेस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी ही पता लगा ना, तो कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, वही इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक डेट। नेक्स्ट इज़ पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट में होता है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से बोरोइंग करनी चाहिए, तो ये भी फिजिकल पॉलिसी बताती है। जैसे सेंट्रल बैंक हो गया RBI, देन कमर्शियल बैंक्स हो गए, या फिर कोई नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो वहाँ से वो बोरो कर सकता है मनी, ताकि वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। एंड इन सब चीज़ों के लिए, यानी अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, उसे एक प्रॉपर मिक्स ऑफ पब्लिक डेट की ज़रूरत पड़ती है। यानी उसने कहाँ कहाँ से पैसा उठाना है और किस प्रोजेक्ट में लगाना है, तो वहाँ पे भी फिजिकल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ बजट। बजट डॉक्यूमेंट सबको पता है कि एक बार साल में आता ही आता है, तो ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है गवर्नमेंट का, एंड वो चेंजेस कर सकती है और इसे यूज़ कर सकती है ताकि वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सके जब यहाँ पे रिसेशन है, और अगर यहाँ पे बूम पीरियड है तो वहाँ पे प्राइस को स्टेबल कर सके। और कह सकते हो कि अगर यहाँ पे बूम आ रहा है तो उस केस में यहाँ पे टैक्सेस हायर होंगे, तो उन्हें लोअर करना होगा, एक्सपेंडिचर कम करना होगा, एंड डिप्रेशन में इम्प्लाइड डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ करनी होगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि या तो वो किसी और कंट्री से लोन्स ले ले, या अपनी ही कंट्री से लोन ले ले, या फिर थर्ड होता है कि वो एडिशनल नोट्स छाप ले। ठीक है, एडिशनल बोरोइंग्स कर सकता है वो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, पॉलिसी मेजर्स एंड डेवलपमेंट्स। फर्स्ट रिफॉर्म इज़ टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991 के अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन लानी होगी। ठीक है, ऑन दिस रिकमेंडेशन नेम्ड टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991, जिसके चेयरमैन राजा जे चिल्हिया हैं। तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी सारे टैक्सेस आ जाते हैं, वो काफ़ी सारा एक कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, तो उसको सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने पड़े। सो रिफॉर्म्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ आपने जो मैक्सिमम मार्जिनल पर्सनल इनकम टैक्स रेट है उसको इन्होंने कम कर दिया, यानी कि 60% था 1980-81 में, बट इन्होंने 33% कर दिया उसके बाद। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ कॉरपोरेट टैक्सेस को इन्होंने रिड्यूस कर दिया, चाहे वो फॉरेन या फिर डोमेस्टिक कंपनीज हो, फ्रॉम 65 to 35 इन केस ऑफ डोमेस्टिक, एंड 70 to 40, यानी कि 70 से 40 कर दिया, 65 से 35 कर दिया। एंड देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है यूनिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट्स ऑन क्लोजली हेल्ड एज वेल एज वाइडली हेल्ड डोमेस्टिक कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना कैपिटल गेन टैक्स को और डिविडेंड टैक्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो 11 मेजर एक्साइज ड्यूटीज़ थी उन्हें 3 टायर में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे इसमें बताया कि सेंट्रल रेट था 16%, 8% एंड 24%। जो सेंट्रल रेट था वो 16% था, मैरिड रेट था 8% एंड डी मैरिड रेट था 24% इन 1999 से 2000 के करीब में। एंड उसके बाद एक यूनिफॉर्म परसेंटेज आई, यानी कि 16% 2000 में और 2001 में। उसके बाद 2003 और 4 में दोबारा रीस्ट्रक्चर किया गया एक्साइज रेट्स को, जो 3 टायर में डिवाइड हुआ, 8%, 16%, 24% में, जो एप्लीकेबल नहीं करता था जो गुड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक ड्यूटी रेट्स को। ठीक है, यानी कि ये जो रेट्स हैं ये ऐसी चीज़ों पे नहीं लगेंगे जो अपनी ही स्पेसिफिक ड्यूटी रेट्स वो लेते हैं।
टॉपिक इज़ इन्फ्लेशन, कैसे यहाँ पे आती है इन केस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो जो इन्फ्लेशन है वो इंडिकेट करती है कि प्राइसेस में राइज हो गया, चाहे वो सर्विसेज हों या गुड्स के प्राइसेस हों। एंड ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, एंड इसे हम परसेंटेज में मेजर करते हैं कि कितना इंक्रीज़ आया है प्राइस में। देन इसे कंट्रोल करने के लिए इनडायरेक्ट वेज अडॉप्ट किए जाते हैं जो फिस्कल पॉलिसी करती है। टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाए इन इकोनॉमी। एंड इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा है और इसे कम करने के लिए टैक्स रेट्स बढ़ाए जाते हैं। एंड यही एक वे होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, जो एनुअली हम देख सकते हैं इन बजट सेशन में। एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा है एंड गवर्नमेंट अब उसे इस लिमिट से ज़्यादा उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो इन्फ्लेशन को कम कर देंगे, प्राइजेस कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑन मनी सप्लाई पे। तो बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि फिस्कल पॉलिसी एक इनडायरेक्ट वे अडॉप्ट करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ाया जाता है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस किया जाता है उन्हें इंक्रीज़ करने के लिए विद हेल्प ऑफ बजट। उसके बाद इंडिया की बात करी थी कि इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस का जो रेट है वो बहुत कम है और अब जो गवर्नमेंट है उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकती, और काफ़ी सारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। सो दीज आर मेन पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो टैक्सेस को रेज करती है और स्पेंडिंग्स को कम करती है। एक्सपेंशनरी में होता है वो ऑपोजिट होता है जिसमें टैक्सेस कम हो जाते हैं और स्पेंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, जैसे इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, changes in level of taxation and spending. It is designed to achieve macroeconomic goals related to output and employment. So ये fluctuations होती हैं output और employment के related, इनको control करने के लिए। Fiscal stabilization policy क्या है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और टैक्सेशन पॉलिसीज़ को यूज़ करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर इफ़ेक्ट डालती है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब राइज हो जाता है ट्रेडिमसली इन प्राइजेज में, जो मेजर किया जाता है बाय प्राइस इंडेक्स एंड ये परसेंटेज में होता है। दैन न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी वो होती है जहाँ पे टैक्सेशन और स्पेंडिंग्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, answer is finance ministry. Then second question is which economist gave the concept of fiscal policy? The answer is J.M. Keynes. Third question is tools of fiscal policy. तो यहाँ पे हमने दो टूल्स पढ़े हैं बेसिकली, तो टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, डी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज कैन इन्फ्लेशन बी कंट्रोल बाय फिस्कल पॉलिसी? आंसर इज यस। फिफ्थ क्वेश्चन इज फिस्कल पॉलिसी कौन सी नहीं है इनमें से? हमने 3 टाइप्स की पढ़ी थी, तो इसका आंसर है लास्ट, कांस्टेंट फिस्कल पॉलिसी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर अ क्विड प्रो क्वा क्लॉज इन टैक्सेशन? तो यहाँ पे हमने ऐसा कोई क्लॉज नहीं पढ़ा, इसका मतलब होता है कि समथिंग फॉर समथिंग या फिर दिस फॉर दैट, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। देन सेवन्थ क्वेश्चन इज डज फिस्कल पॉलिसी रीडायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर? इसका आंसर है ट्रू। एट्थ क्वेश्चन इज इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? आंसर इज मैटरनल हेल्थ। देन 10th क्वेश्चन इज आर द अर्बन लोकल बॉडीज अलाउड टू टैक्स पीपल इन देयर जुरिस्डिक्शन? आंसर इज ट्रू। The next is when was the final report given by Chilha committee? That is 1993. When was Vijay Kalkar committee formed? Answer is 2002. 13th question is if the rate of inflation is high then purchasing power will, अगर आपकी इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन इज अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका आंसर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। देन लास्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज शोन बाय? आंसर इज फिलिप कर्व।